हेलो दोस्तों, आई एम मोनिश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। दोस्तों आज हम सब बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेने वाले हैं और पूरे चैप्टर को बच्चों आज हम रिवाइज करेंगे। फुल चैप्टर 160 लेक्चर में कवर करेंगे। जितने क्वेश्चंस यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस को मैं कवर कर दूंगा इसी एक चैप्टर में और इसी एक लेक्चर में। दूसरा लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं प्रयास करूँगा कि इसमें से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएँ, सारे क्वेश्चंस बन जाएँ। बेटा देखो, इस चैप्टर का वेटेज तो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है कि कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी दो क्वेश्चन आता है और अब तो एक क्वेश्चन का वेटेज रह गया। पहले तो चैप्टर का कुछ था भी, पहले तो कुछ ज़्यादा था, लेकिन अभी चैप्टर ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं रह गया। 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं तो हम पूरे को कवर कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। चैप्टर है हमारा लिविंग वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लेंगे हम। चैप्टर क्या है? लिविंग वर्ल्ड है और हम एनसीईआरटी इसको कवर करेंगे। एनसीईआरटी से लेकर के एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे बच्चों। लिविंग वर्ल्ड में पहला वर्ड आता है लिविंग और दूसरा होता है वर्ल्ड, ठीक है ना। लिविंग मतलब ये है कि पूरा जीवित जीव संसार, और दूसरा जीवित जीवों का संसार मतलब जिसे कह सकते हैं। और साइंस में इसको हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि इसमें एक वर्ड दूसरा इसको कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या कह सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? जैव विविधता। आपने पढ़ा होगा हिंदी में। बायो का मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन या वैरायटी। तो पूरे जीव संसार लिविंग वर्ल्ड में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या? लिविंग में बहुत सारा वेरिएशन दिखाई देगा, बहुत सारी वेराइटीज दिखाई देंगी जिन्हें बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हम लोगों को यही वाला टॉपिक करना है। इसके पहले बेटा इसमें 2 टॉपिक और भी हुआ करते थे। एक इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग का डिफाइनिंग फीचर हुआ करता था। नॉन लिविंग का डिफाइनिंग फीचर और इसी में कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ना होता था। क्या? कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ना होता था। किसका बेटा? लिविंग और नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर। समझना, पहले हम पढ़ते थे बट अभी है नहीं सिलेबस में। पहले और क्या पढ़ते थे? पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता था आइडेंटिफिकेशन। समझेंगे? इसी चैप्टर में हम पहले आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ते थे, जिसमें हम टैक्सोनॉमिक ऐड पढ़ते थे, टैक्सोनॉमिक की के बारे में पढ़ते थे, हर्बेरियम पढ़ते थे, जिसमें हम म्यूजियम पढ़ते थे, जिसमें हम आपको पढ़ाते थे बॉटनिकल गार्डन, ये सब जूलॉजिकल पार्क। लेकिन अब इन सबको भी नहीं कवर करना, ना टैक्सोनॉमिकल ऐड पढ़ना है ना टैक्सोनॉमिकल की पढ़ना है। सिलेबस से इनको भी काट दिया गया है। सिलेबस से कैरेक्टरिस्टिक लिविंग और नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनको भी हटा दिया गया है, तो इन्हें पढ़ना ही नहीं है। करना क्या है? सिंपली अब बचा हुआ है बायोडाइवर्सिटी। यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है, बायोडाइवर्सिटी, लिविंग वर्ल्ड। बेटा देखो, ज़्यादा लेट ना करते हुए टू द पॉइंट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। लिविंग नॉन लिविंग के बीच बारे में बता देता हूं, एक बार रिवाइज कर देता हूं। मैंने क्वेश्चन आपको कराया है लिविंग नॉन लिविंग के अगर कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये किसी भी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नॉट डिफाइनिंग फीचर। ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर में डिफरेंस होता है। डिफाइनिंग फीचर वह फीचर है जो ओनली और ओनली लिविंग में ही देखने को मिलता है, किसी भी नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेगा। उसे बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। बेटा इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है लिविंग के डिफाइनिंग फीचर का। जैसे कि मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ये बेटा क्या है? ये आपका डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग का। जबकि हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो आपको पता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। तो हम बस इतनी जानते रहिएगा। अगर क्वेश्चन आया कि लिविंग और नॉन लिविंग के फीचर के बारे में, मेटाबॉलिज्म कैसा फीचर है, तो बस आप जानते रहेंगे कि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म के साथ साथ में यहाँ पर आप कॉन्शियसनेस और यहाँ पर आप याद रखेंगे कॉन्शियसनेस के साथ साथ ये दोनों कैसे हैं? डिफाइनिंग फीचर है। यहाँ पर आप याद रखेंगे डिफाइनिंग फीचर है। जबकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ आप याद रखेंगे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसा फीचर है? ये बच्चों आपका ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमको करना है बायोडाइवर्सिटी। हम डायरेक्ट बायोडाइवर्सिटी की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। क्या है?
बायोडाइवर्सिटी। समझेंगे बायोडाइवर्सिटी, ज्यादा ज्ञान न लगाते हुए समझेंगे। बायो का मतलब है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएशन। क्या है? लिविंग वेरिएशन। यहां हम लिख सकते हैं बायो का मतलब क्या है? लिविंग, लिविंग। और बच्चों डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी। क्या है? वैरायटी। तो लिविंग के बीच की जो वैरायटी है, इनकी स्टडी करने के लिए साइंस बहुत परेशान था, साइंटिस्ट बहुत परेशान था। ये कठिन काम था कि इनको कैसे जाने, क्योंकि जितने जीव उतने वेरिएशन। मछली पानी में रह सकती है क्योंकि उसके पास लंग्स नहीं है, उसके पास गिल्स है वाटर के O2 को डिजॉल्व करने के लिए। आप लैंड एरिया में रह सकते हो क्योंकि आपके पास गिल्स नहीं, आप पानी में नहीं रह सकते, आप लैंड पर ही रह सकते हो क्योंकि आपके पास वो वाला एडॉप्टेशन नहीं है कि आप वाटर के O2 को इवॉल्व कर लो। आप बस इन्वायरमेंटल O2 को ले सकते हो। मेढक मिट्टी के नीचे भी रह सकता है क्योंकि उसके पास क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का भी ऑप्शन है। तो बच्चों आप जान सकते हैं, आप जानते हैं कि सभी जीवों में अलग अलग टाइप के वेरिएशंस होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जीवों में अलग अलग वेरिएशन है। चींटी हाथी के जैसा नहीं दिखता, हाथी चींटी नहीं हो सकता, है ना। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम सब अलग अलग है, यूनिसेलुलर है। पोरीफेरा से लेकर के कार्डेटा तक के सारे इंडिविजुअल अलग अलग हैं। इन वेरिएशन की स्टडी करने के लिए, इन स्पीसीज को समझने के लिए साइंटिस्ट बड़ा परेशान था, कैसे इनकी स्टडी की जाए। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, आप कहेंगे लिविंग वर्ल्ड की स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब देखो इसमें बात करते हैं हम कि बायोडाइवर्सिटी का जब हम पढ़ाई इसको स्टार्ट करते हैं तो इस पूरे बायोडाइवर्सिटी को किसने गिना होगा, किसने देखा? तो बेटा इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन था IUCN। क्या है? IUCN। अकॉर्डिंग टू IUCN ने इनका पता लगाया कि दुनिया में भाई कितने वैरायटी के इंडिविजुअल हैं, कितने टोटल नॉन स्पीसीज हैं। तो इन्होंने बताया कि इसका IUCN क्या है? इंटरनेशनल, समझेंगे, इंटरनेशनल नेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। समझेंगे? इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फुल फॉर्म के फॉर्म में, स्टैंड क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है IUCN स्टैंड फॉर्म, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन में बायोडाइवर्सिटी की स्पीसीज की स्टडी करी और इसने बताया कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे लिविंग वर्ल्ड में लगभग अब तक जो नॉन स्पीसीज हैं जिनके बारे में ये समझ में आया 1.8 मिलियन। कितना है? 1.8 मिलियन स्पीसीज नोन है अभी तक। कितना नोन है? इतना अब तक जाने गए हैं। इनको आप कह सकते हैं कि ये अगर हम देखें 1.7 to 1.8 मिलियन को क्या कह सकते हैं और दूसरी भाषा में 17 to 18 लैक्स, 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं बच्चों जो अभी तक नोन है, जिनके बारे में जाना गया है। पूरे डाइवर्सिटी में, पूरे लिविंग वर्ल्ड में कितने स्पीसीज हैं? 17 से 18 लाख स्पीसीज के बारे में अभी तक स्टडी हो पाई है। इसको बताने का काम किसने किया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने इसका आइडिया लगाया, बताया कि इतनी स्पीसीज अभी तक नोन है। स्पीसीज के बारे में जानकारी हो गई, तो अब इस स्पीसीज के नाम की बात आई कि इनका नाम, क्योंकि आप अगर मान लो बहुत सारे इंडिविजुअल से मिलते हो और उनको जान जाते हो, तो जानने के बाद फिर उनकी पहचान के लिए, रिकॉग्निशन के लिए दूसरा चरण आता है, आप उनको पहचानते कैसे हो? पूछते भैया आपका नाम क्या है ना। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए अब दूसरा स्टेप साइंटिस्ट ने सोचा कि जब इनको पता चल गया कि दुनिया में इतनी स्पीसीज हैं तो इनका नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, नाम रखा जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप इनने निकाला इसका नॉमेनक्लेचर का। दूसरा स्टेप क्या बनाया? नॉमेनक्लेचर। समझो, नॉमेनक्लेचर एक टेक्निक थी जिसमें इनका नाम रखा जाना था, ईच इंडिविजुअल का नाम रखा जाना था। क्योंकि बेटा नाम रखना है भी एक टेक्निक है। नाम, जैसे कि मान लो अगर साइंटिस्ट नाम नहीं रखते, स्पेसिफिक नेमिंग नहीं करते,
तो बड़ा कन्फ्यूजन था इनकी स्टडी में। जैसे आपको पता है कहीं पर मैंगो को मैंगो कहते हैं, कहीं पर आम को कुछ और कहते होंगे, कहीं पर कुछ और कहते होंगे। मान लो फारसी भाषा में मैंगो को कुछ और कहते होंगे, उर्दू में कुछ और कहते होंगे, हिंदी में कुछ और कहते हैं, आम कहते हैं, इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, बायोलॉजी में मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं। तो ऐसे ही बेटा जब साइंटिस्ट पढ़ रहा था तो उसको ऐसा लगा कि अगर हम नेमिंग नहीं करेंगे तो हम भले ही बता देते हैं कि 17 से 18 लाख स्पीसीज नोन है, लेकिन इनके नाम तो रखने होंगे ना, इनका डिवीज़न तो बताना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने नॉमेनक्लेचर के लिए एक टेक्निक लाई और कहा कि दुनिया में जितने भी लिविंग वर्ड हैं, जितनी भी स्पीसीज नोन है, उन सबके कम से कम 3 नाम होंगे, तीनों से उनकी पहचान होगी। कौन कौन सा नाम होगा? बोला कि पहला नेम जो होगा वो उसके लोकल एरिया का नाम होगा जो उसको रिप्रेजेंट करेगा। पहला नेम क्या होगा? लोकल नेम होगा। लोकल नेम होगा इसको बायोलॉजी में बाबू कहते हैं वर्नाकुलर नेम। क्या कहते हैं? या इसको वर्नाकुलर नेम कहेंगे, वर्नाकुलर नेम। पहला नेम उसके लोकल नेम या वर्नाकुलर नेम को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा नाम जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का दूसरा नेम जो होगा उसका इंग्लिश का नेम होगा। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, क्योंकि हर किसी वर्ड का इंग्लिश बना हुआ है, तो दूसरा नेम क्या होगा? इंग्लिश नेम रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा नेम क्या रिप्रेजेंट करेगा? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम होगा। तीसरा नेम क्या होगा? साइंटिफिक नेम होगा। समझ में आया? साइंटिस्ट ने कहा कि दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल होंगे उनके 3 नाम होंगे। एक उनका वर्नाकुलर नेम या लोकल नेम होगा, दूसरा उनका इंग्लिश नेम होगा, और तीसरा क्या होगा? उसका साइंटिफिक नेम होगा जो पूरी दुनिया में जाना जाएगा। साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम। ये हो गया नॉमेनक्लेचर की कुछ क्राइटेरिया कि इनके बेस पर क्राइटेरिया किया जाएगा। क्राइटेरिया के लिए लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड किए गए, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन किन किन ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है ना, समझना है बेटा। तो इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आए, जैसे कि साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन लिया। जैसे मैं बताऊं आपको, साइंटिस्ट ने इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अलग अलग टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, संस्था बनाई। समझेंगे कौन कौन सी संस्था आई और उन्होंने नेमिंग में क्या क्या लिया, समझो बच्चों। एक ऑर्गेनाइजेशन आया जिसको कहा ICBN, ICBN नेमिंग के लिए। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था ICZN। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था ICNCP। चौथा ऑर्गेनाइजेशन एक था जिसे कहा गया ICNB। क्या बोला गया? ICNB। और फिर एक बायोलॉजिकल, फिर एक नाम आया ICVCN। समझेंगे? ICVCN ये नाम हुआ, ICVCN। क्या आपने देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे, संस्थाएं थी, और इन संस्थाओं का काम क्या था? नेमिंग करना। किसका? पूरे लिविंग वर्ड का। पूरे लिविंग वर्ड की नेमिंग करने का काम इनका था। बच्चों एक बात समझना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी नेमिंग इन्होंने किया, क्यों किया, कैसे किया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इनके फुल फॉर्म स्टैंड के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। आपको देखो मैं चुटकियों में इसको याद करवा देता हूँ, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जो इसमें एक वर्ड है IC, देखो वर्ड सब में कॉमन है IC, यहाँ पर कॉमन है IC, यहाँ पर भी कॉमन है IC, यहाँ पे भी कॉमन है IC, और यहाँ पे भी वर्ड कॉमन है IC। तो भाई कॉमन वर्ड जो है इसमें पहला वर्ड है I, दूसरा वर्ड है C। पहले वर्ड रिप्रेजेंट करेगा इंटरनेशनल को। पहला वर्ड किसको बोलेगा? इंटरनेशनल। पहला वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल। दूसरा वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोड। पहला वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल, दूसरा वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कोड। तो इसका मतलब इसमें भी IC है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब रटना नहीं है आपको। इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड। स्टैंड आपको ऐसे ही याद करना। इंटरनेशनल कोड हो गया। अब क्या है? BN है, आगे यहाँ पर लिखा है BN, B फॉर बॉटनी, B फॉर बायोलॉजी, दोनों होता है। पूरे को कहा जाता है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, लेकिन यहाँ पर है बॉटनी, तो यहाँ पर B है तो बॉटनी वर्ड यूज होता है। आप इसमें आपको बायोलॉजिकल नहीं मिलेगा। एक भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं जिसका ICBN नाम है, सबका नाम है, इसमें लिखेंगे ICBN मतलब बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो आपको पहला वर्ड जो मिला
इसमें ऐड करोगे यहां पर बी फॉर बॉटनी, क्या लिखोगे, बी फॉर बॉटनी, ये बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर हो गया। यहां पर जेड फॉर जूलॉजी, क्या ऐड करोगे, ICZN का स्टैंड याद हो गया होगा। अब यहां पर क्या याद करोगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, यहां N फॉर नॉमेनक्लेचर और C फॉर कल्टीवेटेड या कल्चरल प्लांट, हाँ कल्टीवेटेड प्लांट, कल्टीवेटेड प्लांट ऐसे याद करेंगे, कल्टीवेटेड प्लांट, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। कल्टीवेटेड प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनका कल्टीवेशन आप करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे कि आप हार्टिकल्चर में कृषि बागानी जिसे कहते हैं। फिर ये आपका इंटरनेशनल कोड IC इसमें भी कॉमन है, V क्या है, V फॉर वायरस, आपका जाना पहचाना दोस्त वायरस, और C फॉर क्लासिफिकेशन, N फॉर नॉमेनक्लेचर, इसमें आप ऐड कर लेंगे ऐसा, C फॉर क्लासिफिकेशन, एक वर्ड आता है क्लासिफिकेशन, और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, नॉमेनक्लेचर। रटना पड़ेगा क्या, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन थे जो नॉमेनक्लेचर के लिए जाने गए। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी हुई कि तुम नॉमेनक्लेचर करोगे। किनका कौन नॉमेनक्लेचर करेगा, इसका स्टैंड ICBN, ICZN, ICNCP, ICBCN और ICZN, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप जानते रहिएगा। यहां पर IC का मतलब है इंटरनेशनल कोड, जो सब में कॉमन है, आपको रटना नहीं है, समझना है। बायोलॉजी नॉट रट्टाफाइंग सब्जेक्ट, ये रट्टाफाई वाला नहीं मामला है, समझो। ये बेटा देखो IC सब में कॉमन है तो भाई हो गया। Z फॉर जूलॉजी, B फॉर बॉटनी, यहां पर NCP मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, यहां पर बीच में नॉमेनक्लेचर आ गया और यहां कल्टीवेटेड प्लांट आ गया। यहां पर एक मामला मैंने छोड़ रखा है, अभी बताता हूं क्यों छोड़ा। यहां ICBCN, यहां पर वायरस, B फॉर वायरस हो गया, C फॉर क्लासिफिकेशन, N फॉर नॉमेनक्लेचर, दैट्स ऑल। सारे स्टैंड याद हो गए। अब आपको क्या करना है कि यहां पर NB मैंने छोड़ दिया है, यहां पर देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ, यहां पर B छोड़ दिया है, तो यहां पर बेटा ये वर्ड आपको यूज होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। क्या यूज होगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। आप यहां पर यूज करोगे नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, किसके लिए, इस वाले B के लिए। दो बार B आ रहा है, एक बार बीच में एक बार पीछे, इसको याद रखना। ICNB नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, उल्टा नहीं करना, इसको कभी ऐसा ना कर देना इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बॉटनी, ऐसा नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसको उल्टा मत कर देना कि कभी इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, नहीं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और यहां पर इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, कंफ्यूजियस है इसलिए मैंने इस पर ज्यादा जोर दिया। ऑर्गेनाइजेशन जब ने नाम रख दिया तो नाम रखने के बाद ये आया कि भाई नाम लिखा कैसे जाएगा, नेमिंग तो हो गया, लेकिन इसका मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है। तो बेटा इसके नाम के रखने की टेक्निक के बेस पर दो तरह की, सबसे पहला जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर टेक्निक आई, उसको कहा गया टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहा गया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ टू किंगडम नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ऐसे कर लीजिए, टू किंगडम नॉमेनक्लेचर सिस्टम, टू किंगडम नॉमेनक्लेचर, टू किंगडम। सबसे पहले जो नाम रखने का जो आया टेक्निक आया वो कैसा था, दो किंगडम नॉमेनक्लेचर सिस्टम। रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, टू किंगडम तो सॉरी कैरोलस लीनियस ने दिया था, ये आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वर्ड यूज होता है, नॉट टू किंगडम, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, दो वर्ड वाला टेक्निक था ना, सॉरी बेटा, यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, इसके अकॉर्डिंग पहली बात किसने इसको दिया, फिर उसके बाद बताएंगे कि इसके अकॉर्डिंग प्रोसेस क्या है। बाइनोमियल, हु गेव द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, इसको प्रपोज किया कैरोलस लीनियस साहब ने। किसने, कैरोलस लीनियस साहब, कैरोलस लीनियस साहब ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। बेटा इन्होंने अपनी 3 किताबें लिखी थी, कैरोलस लीनियस साहब की 3 किताबें भी फेमस हैं, वो जानते रहिएगा कि कैरोलस किसकी किताब है। क्वेश्चन आता है कि ये बुक किसकी है,
ना। तो आप जानते रहेंगे इनकी एक बुक है जिसका नाम है फिलोसफिया बॉटेनिका, फिलोसफिया बॉटेनिका। दूसरा एक इनकी बुक है जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम फिलोसफिया बॉटेनिका। और एक किताब इनकी है जिसे हम कहते हैं सिस्टेमा नेचुरी। कौन सी है? सिस्टेमा नेचुरी, समझेंगे, सिस्टेमा नेचुरी। ये 3 बुक्स लिखी, इन्होंने लिखी थी। ये बुक्स के नाम आपको याद रखना है क्योंकि लीनियस साहब की बुक का नाम भी कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेगा कि कौन सी बुक इनमें से लीनियस साहब की है। तो ये फिलोसफिया बॉटनिका, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी, ये तीनों किताबें लीनियस साहब ने लिखी हैं। लीनियस साहब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी कहा जाता है, लीनियस साहब को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में लीनियस साहब ने ये बताया, इन्होंने कहा कि जो नाम होगा वो किसी भी इंडिविजुअल का जो रखा जाएगा उस नेमिंग की टेक्निक में 2 वर्ड यूज होंगे। क्या यूज होंगे? 2 वर्ड यूज होंगे कम से कम। पहले इनका मैं रूल ही बता देता हूँ, फिर इनको लिख के दिखाता हूँ। इन्होंने कहा कि जो नेमिंग यूज होगा उसमें कम से कम 2 वर्ड यूज होंगे। कितने वर्ड यूज होंगे बेटा? एटलीस्ट 2 वर्ड यूज होंगे। जो नाम रखा जाएगा उसमें 2 वर्ड यूज होंगे। और इन्होंने कहा कि 2 वर्ड में एक वर्ड, जो पहला वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस, पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। समझना, लीनियस साहब ने कहा कि जो नेमिंग करी जाएगी इंडिविजुअल की उनमें 2 वर्ड होंगे, कम से कम उनके नाम में 2 शब्द होंगे। पहला शब्द उनके जीनस को बताएगा, उनके जेनेरिक को एपिथेट को बताएगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जेनेरिक एपिथेट, रिप्रेजेंट जेनेरिक एपिथेट। पहला वर्ड उनके जेनेरिक एपिथेट को बताएगा, जबकि दूसरा वर्ड जो रिप्रेजेंट करेगा वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझिएगा, मतलब इन्होंने कहा कि जो नेमिंग होगी इंडिविजुअल की वो 2 शब्दों में होगी। पहला वर्ड जीनस को बताएगा, दूसरा वर्ड किसको बताएगा? स्पीसीज को बताएगा, पहली बात। फिर इन्होंने कहा कि जीनस और स्पीसीज को लिखने का तरीका कैसा होगा? जीनस को ऑलवेज हम किस में लिखेंगे? जीनस का फर्स्ट लेटर ऑलवेज राइट इन कैपिटल लेटर, हम इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। पहला वर्ड इसका कैसे स्टार्टिंग कैसे करेंगे? कैपिटल में। जबकि स्पीसीज को हम कैसे लिखेंगे? स्पीसीज के फर्स्ट वर्ड की स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे? स्मॉल लेटर। कैसे बेटा? स्मॉल लेटर। इन्होंने बताया कि जो नाम लिखा जाएगा वो कम से कम 2 वर्ड में होगा। पहले वर्ड को, जीनस के पहले वर्ड को हम कैपिटल से लिखेंगे और स्पीसीज के पहले वर्ड को हम किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। समझ में आया? स्पीसीज के पहले वर्ड को स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अब देखो मैं आगे लिखता हूँ। इन्होंने कहा कि जो नाम होगा उसके 2 तरीके होंगे। एक, पहला वर्ड रिप्रेजेंट करेगा उसके जीनस को और दूसरा वर्ड रिप्रेजेंट करेगा उसकी स्पीसीज को। फिर मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ आपको। जीनस को जो रिप्रेजेंट करेगा उसका फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैसा होगा? पहला वर्ड उसका जो होगा हम कैपिटल से लिखेंगे, जबकि स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड होगा उसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? स्मॉल लेटर से लिखेंगे। समझ में आया बेटा? इसके बाद फिर इन्होंने बताया कि अगर हम इसको हाथ से लिख रहे हैं तो इन द केस ऑफ हैंड राइटिंग, अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, हैंड रिटन अगर हम हाथ से लिखते हैं तो अगर हाथ से लिख रहे हैं बायोलॉजिकल नेम तो बोथ वर्ड आर अंडरलाइंड। अगर हैंड रिटन है तो क्या करेंगे? बोथ वर्ड, दोनों वर्ड को क्या करेंगे? अंडरलाइंड, दोनों वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। समझ में आई बात? अभी बताऊंगा कैसे दोनों वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। लेकिन अगर हम प्रिंट कर रहे हैं कंप्यूटर पर, दूसरी लाइन दूसरे लाइन से लिखता हूं, अगर हम प्रिंटेड कर रहे हैं इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, अगर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं तो फिर अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। बोथ वर्ड आर इटैलिसाइड। फिर हम इसको कैसे कर देंगे? इटैलिसाइड कर देंगे, मतलब हम इसको इटैलिक्स में लिख देंगे। फिर कैसे लिखेंगे? इटैलिसाइड कर देंगे, इटैलिक्स में लिख देंगे। समझ में आया? इटालियन लेटर मतलब कर्सर वाला। अगर हम
हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों को, जीनस और स्पीसीज को लिखने के बाद उनके नीचे अंडरलाइन करेंगे। अगर हाथ से नहीं लिख रहे हैं, हम प्रिंटर पे बैठ के कंप्यूटर से लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसको इटैलिक्स का ऑप्शन होता है, बायोलॉजिकल नेम को हम इटैलिसाइड कर देंगे, जो भी पढ़ेगा वो समझ जाएगा ये बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है ना बेटा। इसके बाद फिर बात आती है, ये इसकी बात है पूरी, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई एग्जाम्पल लेके सर बताइए, तो आपका जाना पहचाना एनसीईआरटी का प्यारा ही एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। यहाँ पर है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, समझेंगे, मैंजीफेरा इंडिका, ये आपका मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो लिखा है मैंजीफेरा, मैं इधर लिखता हूँ, इसके नीचे अंडरलाइन करना जरूरी है और इसके नीचे भी अंडरलाइन करना है, क्योंकि 2 वर्ड में है। मैंने बताया 2 वर्ड में लिखा जाएगा बायोलॉजिकल नेम। पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस, पहला वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है इसके जीनस को, वाइल एज सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पीसीज, दूसरा वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। दोनों वर्ड को अंडरलाइन करना है। और क्या शर्तें हैं? जीनस का फर्स्ट लेटर, यहां पर देखना, जीनस का फर्स्ट लेटर कैसे लिखा है मैंने? कैपिटल में लिखा है, जबकि स्पीसीज का पहला लेटर कैसे होगा बाबू? स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ये बात समझ में आई? अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो, लेकिन अगर हाथ से नहीं लिख रहे हैं तो हम इसे इटैलिसाइड कर देंगे और हमको ये अंडरलाइन करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना। अब इसके बाद बात करेंगे बेटा, ये वाली केस आपको समझ में आनी चाहिए हर एक बात, जिससे आपके बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। मैंजीफेरा इंडिका लिन, मैंजीफेरा इंडिका 2019 में लिखा हुआ है मैंगो का बायोलॉजिकल नेम और बॉटनिकल नेम, और उसमें पहचानना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है ना। तो ऐसी केस में आपको ये सारे नियम याद रखने होंगे। अगर सारे रूल आपके याद रहेंगे तो आप आंसर सही लगाओगे। बच्चों इसके बाद देखो, जब ये आपका काम हो जाता है तो इसके बाद कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, ये नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं, कि क्या अंतर है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है कि साइंटिस्ट का नाम भी लिखा जाना जरूरी होता है। कभी कभी आप देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कभी कभी आप देखते हैं लिखा होता है मैंजीफेरा, यहाँ पर लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, और इसके नीचे यहीं पर लिखा होता है, सामने ही लिखा होता है लिन बोले तो लीनियस। जिन साहब ने इनके ऑथर का नाम है, जिन साहब ने इनको डिस्कवर किया, लिखा पढ़ा इसके बारे में, तो ऑथर का नाम लीनियस लिखा हुआ है। तो अगर ऐसी कंडीशन है जब लीनियस साहब का भी नाम लिखा है, तो आपको बताया था पहले जीनस को अंडरलाइन, स्पीसीज को अंडरलाइन, और अगर ऑथर का नाम लिखा है तो ऑथर का नाम कभी भी, समझेंगे, अगर ऑथर का नाम लिखा है तो ऑथर का नाम कभी भी अंडरलाइन नहीं होगा। ऑथर का नाम अगर लिखा है तो ऑथर का नाम ऑलवेज, अगर हम प्रिंटिंग भी कर रहे हैं तो ऑलवेज ये रोमन में ही लिखा जाएगा। रोमन बोले तो अपने लेटर में जो नॉर्मल हम लिखते हैं हैंड राइटिंग में, इसे हम इटैलिसाइड नहीं करेंगे। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहिए, एब्रिविएटेड फॉर्म में। ऐसा नहीं तो आप इसको लिख डालो कैरोलस लीनियस, नहीं लिखा जाता। आप लिखते हैं कि ऑथर नेम ऑलवेज इन एब्रिविएटेड फॉर्म, ऑथर नेम ऑलवेज इन शॉर्ट फॉर्म, ऑथर नेम शॉर्ट फॉर्म में होगा। और अगर हम इटैलिसाइड भी कर रहे हैं तो ऑथर नेम को इटैलिसाइड नहीं करेंगे, ये ऑलवेज रोमन में लिखा जाएगा बच्चों। किस में लिखा जाएगा? रोमन में लिखा जाएगा, और इसके नीचे अंडरलाइन भी नहीं करेंगे। और इसको क्या कहा जाता है? ठीक है ना। अब एक बात जानना, दोनों में क्या अंतर है? ये मैंजीफेरा इंडिका लिखा है, या भी मैंजीफेरा इंडिका लिखा है। यहाँ पर मैंने आपको सारे रूल बता दिए और यहाँ भी बता दिए। क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों नामों में क्या डिफरेंस है? क्या क्या किसको बोल सकते हैं उल्टा, मतलब इनमें नामों में क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं, आप बता सकते हैं? चलो, आप नहीं बताएंगे तो हम ही बता देते हैं आपको। देखो बेटा, यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका लिखा है, साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा, ऑथर का नाम नहीं लिखा है। और जब ऑथर का नाम नहीं लिखा होगा तो इसे हम एक वर्ड देंगे, यूज करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और अगर साइंटिस्ट का नाम लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है लिन, तो इसे हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे बाइनोमियल इपीथेट, समझेंगे, इपीथेट।
अब क्वेश्चन में आपको ये भी ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन बाइनोमियल एपिथेट को लेकर के पूछा है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को लेकर के पूछा है। हाँ, बहुत सावधान रहिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया इनमें से करेक्ट है, कौन सा बाइनोमियल एपिथेट करेक्ट है, कौन सा बाइनोमियल एपिथेट करेक्ट है, तो आप गलती ना करिएगा ये वाला लगाने का। आप अगर इसको लगाए आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, नॉट बाइनोमियल एपिथेट। बाइनोमियल एपिथेट इंक्लूड करेगा ऑथर नेम को, बाइनोमियल एपिथेट इंक्लूड करेगा ऑथर नेम को। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में ऑथर नेम नहीं इंक्लूड होगा, जानते रहिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। ये हो गया बेटा आपका नेमिंग का प्रोसेस जो बताया था साहब ने, किसने, लीनियस साहब ने, कि ऐसे ऐसे भाई नेमिंग होनी है और अगर नाम लिखेंगे तो हम इस वे में नेमिंग करेंगे। सबसे बढ़िया तरीका इन्होंने बता दिया, अपना बताया कि ऐसे करना है। फिर इसके बाद बेटा आता है डिफरेंसेस बिटवीन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और एपिथेट के बाद बता दिया मैंने आपको, एग्जाम्पल भी बता दिया। इसके बाद हम लोग लेते हैं एक अलग टॉपिक लेते हैं। इसके बाद आया है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसे हक्सले और स्ट्रिकलैंड साहब ने दिया, लेकिन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लिख देता हूं मैं। इसके बाद आया था ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। इस टेक्निक को देने का काम किया था किसने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हक्सले साहब, हक्सले साहब। एंड इनके साथ में थे स्टिकलैंड, स्टिकलैंड। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया और इनके अनुसार इन्होंने कहा कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो ठीक है, लेकिन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के में जो दो वर्ड यूज होते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका छोड़ दो, इनका दूसरा एग्जांपल लेके ही बता देते हैं। इन्होंने जैसे कि मान लो आपको याद होगा, अगर मैंने बताया है बबूल का बॉटनिकल नेम एकेसिया, एकेसिया निलोटिका, निलोटिका, और दोबारा लिखा जाता है निलोटिका, निलोटिका, एकेसिया निलोटिका, निलोटिका ऐसे लिखा जाता है। भाई इसमें निलोटिका, पागल थोड़ी है कि दो बार बोलते रहेंगे, एक बार बोल दिया राम तो फिर राम राम राम, किसी का नाम राम है तो एक ही बार बुलाओगे ना, ऐसे ही यहाँ पर निलोटिका एक बार लिखा तो दोबारा क्यों लिखा गया है, एक बार एकेसिया निलोटिका लिख दिया तो बात खत्म होनी चाहिए। जैसे कि अगर दूसरा एग्जाम्पल लिख लें हम यहाँ पर होमो सैपियंस, स्मॉल से लिखना चाहिए, हाँ, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। अब मान लो होमो सैपियंस है और फिर से लिखते हैं हम सैपियंस, सैपियंस। आपने देखा भी होगा दो बार लिखा हुआ, एक बार होमो सैपियंस फिर से दोबारा होमो सैपियंस, बार बार होमो सैपियंस, सैपियंस क्यों लिखने की जरूरत है। ये इनके रूल को फॉलो करते हैं, जब हम दो बार लिखते हैं तो किन के रूल को, इन्हीं साहब के रूल को। इनने कहा था कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर तो ये कहता है कि पहले हम पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वर्ड जो है उसके स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इन्होंने कहा कि जो तीसरा वर्ड होगा वो उसकी वैरायटी को रिप्रेजेंट करेगा। इनने अपना रूल दिया था कि भाई जो ये तीसरा वर्ड है इट रिप्रेजेंट द वैरायटी। इन्होंने कहा कि ये वैरायटी को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, वैरायटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप जानते रहेंगे अकॉर्डिंग टू ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर हक्सले एंड स्टिकलैंड एट द वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल इन नॉमेनक्लेचर प्रोसेस। इनने नॉमेनक्लेचर प्रोसेस में इंडिविजुअल की वैरायटी को जोड़ दिया, ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा जब इसके बाद जब ये नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस पूरी हुई तो आता है क्लासिफिकेशन का प्रोसेस। फिर क्या आता है, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस आता है। नॉमेनक्लेचर के प्रोसेस के बाद क्लासिफिकेशन का प्रोसेस आया। इस प्रोसेस में सबसे पहले वर्ड आता है क्लासिफिकेशन। देखो मैंने अब बताया था कि किसी भी इंडिविजुअल को पहचानने के लिए कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जरूरी है। तो अगला वर्ड आता है क्लासिफिकेशन। देखो हम लेते हैं क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म को नाम देने के बाद उन्हें क्लासीफाई करना पड़ा, उनके कैरेक्टर के बेस पर, उनके आइडेंटिफिकेशन के बेस पर, उनके नाम के बेस पर, ठीक है। तो उन्हें क्लासीफाई किया गया और आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल और फिनोटिपिक कैरेक्टर ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ऑर्गेनिज्म को उनके फिनोटिपिक कैरेक्टर पर, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर, उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर, कोई भी वर्ड आपको अच्छा लगे बोल सकते हैं, इन सभी के इनके बेस पर ऑर्गेनिज्म को एक जैसे ग्रुप में रखा गया।
आप जानते होंगे जैसे कि सिमिलर दिखने वाले, मैं बोलूं कि 500 बच्चा है तो 500 बच्चे में सबको एक सिमिलरिटी दीजिए, एक ग्रुप में बना दीजिए, तो आप कहेंगे कि उनके हम मार्फोलॉजी के बेस पे बना सकते हैं कि जैसे एक लंबाई जैसे वाले बच्चों को एक ग्रुप में रख दीजिए, उनसे छोटे वाले बच्चों को उनके जैसे वाले ग्रुप में, लंबाई वाले बच्चों को एक ग्रुप में रख दीजिए। देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ये उनका ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है। उनके स्किन कलर को जज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा जो लाइट वाले बच्चे हैं उनको एक ग्रुप में रख दीजिए, जो हल्के वाइट वाले जो वाइट कलर में है उनको अलग रख दीजिए, निग्रो कलर में अलग रख दीजिए, ब्लैक कलर, मतलब उनके स्किन कलर पे आप उनको मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर ये है ना, तो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर आप उनको कर सकते हैं क्या, ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल और फिनोटिपिक कैरेक्टर और मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया उनके ऑब्जर्वेबल पर, उसको क्या कहा गया, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस क्लासिफिकेशन को करने वाली जो ब्रांच साइंस की है, उस साइंस की ब्रांच को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है बेटा, टैक्सोनॉमी। द ब्रांच विच कैरीड आउट क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड टैक्सोनॉमी। साइंस की वह ब्रांच जो ये सभी करती है, आइडेंटिफाई करती है, नॉमेनक्लेचर करती है और ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करती है, उसे टैक्सोनॉमी कहा गया। क्या कहा गया, टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन आता है कि टर्म टैक्सोनॉमी सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया, तो यहां पर मैं लिख दूं सबसे पहले हु गेव द टर्म टैक्सोनॉमी, टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया। दूसरा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, समझना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है। टर्म टैक्सोनॉमी किस साइंटिस्ट ने दिया, तो मैंने आपको बता रखा है पहले भी, टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया है, सर एपीडी कंडोले, एक साइंटिस्ट है बेटा एपीडी कंडोले साहब। एपीडी कंडोले साहब ने क्या दिया, टर्म टैक्सोनॉमी दिया। जबकि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, आप पढ़ ही चुके हैं, आपको पता ही है, कैरोलस लीनियस साहब, कैरोलस लीनियस, सॉरी कैरोलस लीनियस साहब। कैरोलस लीनियस साहब को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जबकि टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया, एपीडी कंडोले साहब ने दिया। टैक्सोनॉमी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिज्म को नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, कैरेक्टर्स पहचाने जाते हैं और उनको एक एक ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया जाता है, इसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी। बेटा साइंस की ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी भी तीन टाइप की टाइम के अकॉर्डिंग डेवलप हुई, ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें कि हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की कितनी ब्रांचेज हैं, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं कि टैक्सोनॉमी हैव 3 ब्रांचेज, टैक्सोनॉमी की 3 ब्रांचेज हैं। नंबर एक ब्रांच जिसे हम कहते हैं सबसे टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी जिसे कह ले रहे हैं, टाइप्स अगर हम पूछ लें कि टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, कि टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी कितने टाइप की होती है। पहला टाइप है बच्चों जिसे आप कहते हो क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, समझेंगे, क्लासिकल टैक्सोनॉमी। दूसरा टाइप है जिसे आप क्या कहते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। और तीसरा टाइप है आप इसे कहते हैं सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी, समझेंगे। पहला क्लासिकल टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी सबसे पहला ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी है। फिर दूसरा वर्ड आता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तीसरा वर्ड आता है सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी। ये 3 टैक्सोनॉमिकल ग्रुप है। हम लिखते हैं फर्स्ट क्लासिकल टैक्सोनॉमी, यहाँ पर हम लिखते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी। बच्चों समझो, क्लासिकल टैक्सोनॉमी वह टैक्सोनॉमी है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल की मॉर्फोलॉजी को देख करके क्लासीफाई किया गया, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन क्लासिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन ये बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। किस पर बेस्ड थी, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, समझेंगे। ये बेस है मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर। किस पर बेस है बच्चों, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर। कौन, क्लासिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जबकि बात करेंगे दूसरा टैक्सोनॉमी का टाइप जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। सेकंड ले लेते हैं यहाँ पर मॉडर्न टैक्सोनॉमी, समझेंगे, मॉडर्न टैक्सोनॉमी।
ग्रुप ऑफ साइंस विच आर हैव या विच आर बेस्ड ऑन, ये आप कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ साइंस बेस होता है किस किस के बेस पर। तो बेटा ये मार्फोलॉजी को भी रखता है, मार्फोलॉजी को भी साथ में रखता है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मार्फोलॉजी, और किस पर बेस है, एनाटॉमी, एनाटॉमिकल कैरेक्टर पर भी बेस है, या साथ साथ आप इसमें ऑन्टोजेनी, डेवलपमेंटल प्रोसेस, ऑन्टोजेनी, और किस पर बेस है, ऑन्टोजेनी के साथ साथ में ये बेस्ड है आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को तो बेरा डेवलप नहीं किया इसने, आप कह सकते हैं कि इसमें इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इन्फो मतलब इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, एनाटॉमी, ऑन्टोजेनी, सेलुलर स्ट्रक्चर, ये सभी चीज़ों को कवर करती है ये टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। समझेंगे, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमी, बाहर के स्ट्रक्चर की स्टडी किया, अंदर के स्ट्रक्चर की स्टडी किया, टाइप्स ऑफ सेल की स्टडी करी, ऑन्टोजेनी, डेवलपमेंटल प्रोसेस को देखा, और इनका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लिया। इन सब पर बेस्ड था कौन, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। लेकिन इससे बेस्ट टैक्सोनॉमी का जो टाइप है वो अपना तीसरा वाला है, जिसे हम क्या कहते हैं, तीसरा वर्ड सिस्टमैटिक। क्या आता है, सिस्टमैटिक। ये अपना जो टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी है सिस्टमैटिक बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, आप याद रखेंगे सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है, इट इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जेनेटिक रिलेशनशिप। समझेंगे, रिलेशनशिप ये किस पर बेस है बच्चों, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को प्रमोट करता है। बोले तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। समझेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कौन, सिस्टमैटिक्स। फिर से बता रहा हूं, समझिएगा बच्चों, टैक्सोनॉमी की 3 ब्रांचेज रही, क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो कि मार्फोलॉजी पर बेस्ड थी, फिर आई दूसरी कौन सी टैक्सोनॉमी, याद रखेंगे मॉडर्न टैक्सोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, ऑन्टोजेनी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की जगह पे इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, नॉट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और इसने फिर ऐड किया था अपने साथ सेलुलर स्ट्रक्चर, छोड़ दिया था क्या, स्पेशल बात, कौन सी स्पेशल बात, ये फाइलोजेनी, ये वाला रिलेशनशिप, इवोल्यूशन को नहीं इंक्लूड किया था। इसलिए ये इससे सबसे बेस्ट जो टेक्नोलॉजी मतलब ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी है वो सिस्टमैटिक्स है, जिसमें कैरेक्टर का इवोल्यूशनरी वे में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन किया गया। तो आपका सबसे बेस्टेस्ट जो टैक्सोनॉमी का ब्रांच है वो कौन सा है, ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वाला। इसके बाद बेटा हम लेते हैं अगला टॉपिक अपना है, इसके बाद ये है जब हमारा ये क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी टाइप्स ऑफ ब्रांचेज हो जाता है, तो हम इसमें लेंगे कि क्लासिफिकेशन किया कैसे गया ना, सिस्टमैटिक्स की बात को आगे बढ़ाते हैं। आता है बेटा क्लासिफिकेशन के करने के लिए कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाई गई। क्या बनाई गई बेटा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाई गई, कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाई गई। अब ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इनमें समझेंगे, टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरी बनाई गई, इन कैटेगरीज की हेल्प से ऑर्गेनिज्म को ग्रुप बाय ग्रुप में क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। क्या किया गया, ग्रुप बाय ग्रुप में क्लासीफाई किया गया। ठीक है बच्चों, समझो कौन कौन सी टैक्सोनॉमी बनाई गई। तो बताया मैंने कि ऑन द बेसिस ऑफ उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेस पर उनको एक स्पेशल ग्रुप में बांटा गया, और उनको कुछ ग्रुप जो बनाया गया उन ग्रुप को कहा गया रैंक या कैटेगरी, उन ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किया गया। ठीक है ना, और इस क्लासिफिकेशन के मैनर के ग्रुप को एक सिस्टम बनाया गया जिसे आप हायरार्की कहते हैं। जो सीक्वेंस था उसको क्या नाम दिया गया, हायरार्की। हायरार्की बोले तो सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के जो ग्रुप का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया स्टेप बाय स्टेप, उस पूरे सीक्वेंस को एक नाम दिया गया हायरार्की। क्या नाम दिया गया, हायरार्की। जो इसका प्लूरल, अच्छा जो प्लूरल वर्ड जो
एक स्टेप बाय स्टेप ग्रुप्स ऐड किए गए, उनका प्लूरल वर्ड यूज किया जाता है टैक्सॉन। सिंगल को कहा जाता है, सिंगुलर को टैक्सा। मैं आपको बताता हूँ, एक एक वर्ड बताता हूँ, ठीक है ना। देखो इनको जो ऐड किया गया, इनके ऐडिंग का जो सीक्वेंस था ग्रुप का, स्टेप का, वो कैटेगरी का सीक्वेंस कुछ ऐसे है, ऐसा है किंगडम, किंगडम, दूसरा सीक्वेंस है फाइलम, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। समझेंगे, ये सीक्वेंस है, इन ग्रुप में बांटा गया। ये जो सीक्वेंस है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाएगा, ईच वर्ड को, ईच स्टेप को हम एक नाम देंगे रैंक। क्या बोलेंगे, रैंक। या रैंक को ही हम और एक वर्ड देते हैं, एनसीईआरटी लिखती है कैटेगरी। क्या बोलती है, कैटेगरीज। समझेंगे, ये रैंक है या कैटेगरी है, क्या है, रैंक है या कैटेगरी है, या इसी को आप स्टेप कह लीजिए। तो एक स्टेप ये हो गया, 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 एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये भी कैटेगरी, ये भी कैटेगरी, ये भी कैटेगरी, सब कैटेगरी है। तो हाउ मेनी कैटेगरीज आर इन्वॉल्व इन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में कितनी कैटेगरी इन्वॉल्व हुई फॉर क्लासिफिकेशन। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी कैटेगरी इन्वॉल्व हुई, तो आप इधर लिख दीजिएगा। टोटल 7 कैटेगरीज, कितनी हुई बेटा, टोटल 7 कैटेगरीज आर इन्वॉल्व। कितना, टोटल 7 कैटेगरी, 7 कैटेगरीज, टोटल 7 कैटेगरी इन्वॉल्व हुई, किसमें, क्लासिफिकेशन के स्टेप में। 7 स्टेप कह लीजिए, 7 कैटेगरी कह लीजिए, इन्वॉल्व हुआ। अब इसमें देखो एक के बाद एक जो ये स्टेप आपको दिख रहा है, अच्छा ये जो ग्रुप बन रहा है, ये पूरा पूरा ग्रुप, यहाँ से यहाँ तक का जो सीक्वेंस आ रहा है, ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो, ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस क्या है, तो इस सीक्वेंस को बोलते हैं हायरार्की। हायरार्की, HIERC, हाँ हायरार्की। इसमें क्या है, हायरार्की, ये क्या है, हायरार्की। स्पेलिंग देख लीजिएगा, HIERARCHY, HIERARCHY, यहां पर AR होना चाहिए, देखेंगे। हायरार्की, ये है हायरार्की। हायरार्की, कुछ लोग हिरार्की कहते हैं, नॉट हिरार्की, दैट इज हायरार्की। इसमें HIERA और यहां पर जो आर है ये साइलेंट है, तो हायरार्की वर्ड यूज करते हैं, हायरार्की। ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस आप कैटेगरी और रैंक्स, इसको एक वर्ड यूज करते हैं हायरार्की। इसको क्या वर्ड देते हैं बेटा, हायरार्की। ये हायरार्की है, सीक्वेंस है। अब देखो बेटा, इस ग्रुप में अगर आप नीचे स्पीसीज से ऊपर की तरफ जाओगे, किंगडम की तरफ, तो क्या होते हैं, इनमें आप देखोगे कि ग्रुप में सिमिलरिटीज बढ़ती जाती है। देखो क्यों बढ़ती जाती, देखो ये जो आपका लक्षण, जो ये वाला ये कैरेक्टर स्पीसीज है, स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हायरार्की। क्वेश्चन आता है इसमें से स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, तो आप जानते रहेंगे स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हायरार्की, ये छोटी यूनिट है। इधर देखेंगे तो किंगडम, किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट। ये कैसी यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ हायरार्की, ये लार्जेस्ट यूनिट है हायरार्की की। समझ में आया, हायरार्की ये सबसे बड़ी यूनिट है किंगडम। किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट और स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि हायरार्की का, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, सबसे छोटा यूनिट क्या है। सबसे छोटा यूनिट स्पीसीज, सबसे बड़ा यूनिट क्या है, किंगडम। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई होगी। इसके बाद बेटा आपका जो टॉपिक है, जब ये पूरा कंप्लीट होता है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पूरा टॉपिक, ये जो है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें एक बात आती है कि सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किस ग्रुप या किस रैंक पर या कैटेगरी में होती है इंडिविजुअल में। तो सबसे क्लोज रिलेशन, सबसे ज्यादा सिमिलरिटी स्पीसीज लेवल पर दिखती है, और सबसे कम सिमिलरिटी का जो लेवल है वो किस लेवल पर है, किंगडम लेवल पर है, किंगडम लेवल पर है। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। टर्म स्पीसीज इज गिवन बाय जॉन रे साहब। जॉन रे साहब ने टर्म स्पीसीज दिया। और जो ये स्पीसीज के बाद आता है सबसे ऊपर वाला किंगडम, हैव लेस सिमिलरिटीज, या कॉमन कैरेक्टर जो है वो सबसे लेस कॉमन कैरेक्टर किसमें, किंगडम के लेवल पर। स्पीसीज के लेवल पर क्या होगा,
स्पीसीज के लेवल पर जो कैरेक्टर हैं वो मोर सिमिलर होंगे, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाएगी। अब देखो आपको बताता हूँ, इसमें अगर हम इधर से देखते हैं, यहाँ पे मैं एरो बना के आपको सिखाता हूँ कि जब हम किंगडम की तरफ होंगे, बच्चों देखो किंगडम से अगर हम इसकी नीचे की तरफ आएंगे, क्वेश्चन आएगा आपको कि इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर या मोर सिमिलरिटी किस किस रैंक या कैटेगरी में देखने को मिलता है, लेस कॉमन कैरेक्टर किस कैटेगरी में देखने को मिलता है। तो आप देखिएगा ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे एरो बना दूं डिक्रीज होने वाला, कैरेक्टर डिक्रीज। और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मान लो हम इस कैरेक्टर को ऐसे बनाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, कैरेक्टर विल, चलो मैं इसको दूसरे पेज पे समझाता हूँ, बढ़िया समझा देता हूँ, समझो। ऐसा होता है, हम यहाँ लेते हैं सारे रैंक लिखते हैं, देखो यहाँ पर किंगडम, 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 फिर दूसरा आता है हमारा रैंक फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये अपने पास रैंक है, समझो। इन रैंक में हमको क्या करना है, दिखाना है सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी कहाँ से है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिमिलरिटी, 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 और यहाँ पर लिखते हैं इधर की तरफ डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी। देखो कैरेक्टर कहाँ से कहाँ तक घटता जाता है। तो अगर हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से, तो यहाँ से हम देखेंगे कैरेक्टर क्या होगा, घटते हुए जा रहा है, सॉरी हाँ, नीचे की तरफ जाएंगे तो कैरेक्टर घटते हुए जाएगा। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, स्पीसीज टू किंगडम, अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर स्पीसीज से किंगडम की तरफ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर डिसिमिलरिटी दिख रही है। मतलब यहाँ से आएंगे तो क्या होगी, सिमिलरिटी, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आएंगे तो सिमिलरिटी विल इंक्रीज, ये क्या होगी, विल इंक्रीज, सिमिलरिटी विल इंक्रीज, ये सिमिलरिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, सिमिलरिटी विल इंक्रीज, यहाँ पर बढ़ रही है। और अगर हम नीचे यहाँ से जा रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, डिसिमिलरिटी आएगी। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सिमिलरिटी जो होगी, सिमिलरिटी जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर घट जाएगी, सिमिलरिटी विल डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से किधर जाने पर सिमिलरिटी बढ़ेगी, कहाँ से घटेगी। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये लार्जेस्ट यूनिट है। आगे आपका एक टॉपिक बचता है, वो टॉपिक हम लोग कर लेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय बायोलॉजी।